लेट अस कंटिन्यू टू डिस्कस द पेपर। हम ऑलरेडी 1 से 15 तक क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, उससे आगे करते हैं। यहाँ पर अगर देखें 16 से स्टार्ट करते हैं, 15 तक ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ये कह रहा है कि फोटो वोल्टेइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप देखें तो फोटोवोल्टेइक सेल्स एक सोलर सेल के इक्विवेलेंट है। ये मान लीजिए आपका पी टाइप है और ये एन टाइप है, एंड ये डिप्लीशंस लेयर होती है, एंड यहाँ पर जब रेडिएशंस फॉल करती है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है एन टाइप, यहाँ पर आपका निगेटिव आ जाएगा, एंड होल मूव करता है पी टाइप, इधर पॉजिटिव आ जाएगी। तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और अगर आप सर्किट में लगा देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट करंट फ्लो करेगा। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बाइस इन ब्रेकडाउन वोल्टेज। जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, एंड अगर देखें तो ये सिंबल होता है जेनर डायोड का। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, एंड ये पॉजिटिव, एंड ये लोड रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है, एंड एक पर्टिकुलर वोल्टेज में यहाँ पर ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन के बाद इसका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, एंड वही कांस्टेंट वोल्टेज लोड रेसिस्टेंस को सप्लाई होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है कि जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बाइस। ये रिवर्स बाइस में है क्योंकि एन टाइप पॉजिटिव पर है, एंड ब्रेकडाउन रीजन में। तो ये बिल्कुल सही है। आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसमें 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो अगर आप गॉस लॉ को रिकॉल करें तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, एंड यहाँ पर 0 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्यू नेट 0 है। अब ऑप्शन देखें तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग द। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है, क्योंकि अगर इसके अंदर Q एंड माइनस क्यू चार्जेस है तो Q नेट 0 हो गया, इसका मतलब फ्लक्स 0 होगा। इसका मतलब पॉजिटिव के कारण जितनी फ्लक्स बाहर आ रही है उसके कारण उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है। तो दिस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें अगर तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर डिटरमिन्ड फ्रॉम द कलर कोड्स, उसमें वैल्यू दिया हुआ है, एंड कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी, ये पूछ रहा है। तो अगर देखें तो यूजुअली कार्बन रेसिस्टर में 4 बैंड होते हैं, जिसमें फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट को, सेकेंड बैंड सेकेंड डिजिट को इंडिकेट करता है, एंड थर्ड बैंड की कलर मल्टीप्लायर को इंडिकेट करता है, एंड फोर्थ बैंड की कलर टॉलरेंस लिमिट को इंडिकेट करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट बैंड की कलर फर्स्ट डिजिट को, सेकेंड बैंड की कलर सेकेंड डिजिट को, एंड थर्ड की मल्टीप्लायर, एंड ये टॉलरेंस लिमिट को इंडिकेट करता है। एंड ये हमने यहाँ पर एब्रीविएशन लिख दिया है कि वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वॉरियर। उसके बेसिस पर आप नंबर लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो बी से हमारा ब्लैक है, बी से फिर ब्राउन है, आर से रेड है, ओ से ऑरेंज है, एंड वाई से येलो है, ग्रेट से जी है ग्रीन, एंड ब्रिटेन से ब्लू है, एंड वेरी से वायलेट है, गुड से ग्रे है, एंड वॉरियर से वाइट है। तो इस तरह का, एंड गोल्ड एंड सिल्वर के लिए यहाँ पर लिमिट्स दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चंस में उसने दिया 22,000 एंड प्लस माइनस, आप एक बार टॉलरेंस लिमिट देख लीजिए क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो फर्स्ट
जो है वो 2 है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट बैंड की जो कलर होगी वो रेड होगी एंड सेकेंड बैंड की भी कलर रेड होगी एंड ये मल्टीप्लायर है तो ये 10⁻³ के फॉर्म में होगा। तो 10⁻³ जो है वो ऑरेंज मल्टीप्लायर के लिए आ रहा है एंड गोल्ड के लिए है। तो रेड रेड एंड ये ऑरेंज को इंडिकेट करेगा एंड प्लस जो है फोर्थ जो है वो गोल्ड को इंडिकेट करेगा। तो हमें जो क्वेश्चंस पूछा है उसमें अगर देखें तो ये कह रहा है द कलर ऑफ द थर्ड बैंड। द कलर ऑफ द थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लायर को इंडिकेट करता है। यहाँ पर 10⁻³ ऑरेंज को इंडिकेट करेगा। तो इसके बेसिस पर आपका आंसर 4 हो जाएगा। आप इससे जो है ना इससे परमानेंटली हेल्प ले सकते हैं इस चार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। मीन्स आपके पास अगर ये इंडक्टर हो एंड इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी एनर्जी को हम हाफ एल आई स्क्वायर लिखते हैं। सो दैट इज हाफ एल की वैल्यू हमें कितना 4 माइक्रो हेनरी यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है एंड आई की वैल्यू 2 एम्पियर है तो 2 स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो गया एक, तो दिस इज 8 इंटू 10⁻⁻6 जूल एंड 8 माइक्रो जूल इसको लिख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड है। और नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि इन सीरीज एसी का क्वेश्चन है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस अकर्स। तो अगर आप देखें तो इसमें एलसीआर सर्किट में जेड को आप लिखते हैं आर स्क्वायर एंड प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये इम्पीडेंस होता है। तो इफ एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए तो जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी एंड उस केसेस में करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इस फेनोमेना को आप रेजोनेंस बोलते हैं एंड एक्सएल इक्वल टू एक्सी के बेसिस पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/LC का अंडर रूट एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। अब हमें क्वेश्चंस में रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज द 1/L। एल की वैल्यू कितना है? एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एंड टी की वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड यानी कि 10⁻⁻6 का अंडर रूट। तो ये 10⁻⁻8 हो गया, रूट करेंगे तो 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड आ सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 10⁻⁴ आपको तो इसमें जो है ना कोई भी वैल्यू नहीं है। तो फिर से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर मैच करें, क्योंकि ये वाली मैच नहीं कर रहा है, तो अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC एंड अंडर रूट LC का वैल्यू हमने 10⁻⁴ निकाला है, तो ये 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 पाई आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये आ गया 5000 एंड डिवाइडेड बाई पाई। तो अगर किलो हर्ट्स में देखें तो ये 5 डिवाइडेड बाई पाई किलो हर्ट्स, तो 1.59 किलो हर्ट्स आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट हमें पूछ रहा है। तो
यहाँ पर अगर देखें तो दोनों की पोलैरिटी अलग है एंड 10 वोल्ट्स की जो पोलैरिटी है वो 5 वोल्ट से अलग है एंड ये ग्रेटर है, तो आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड सारा रेसिस्टर अगर सीरीज में है तो हम I इक्वल टू वी नेट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट ऐसा लिख सकते हैं एंड यहाँ पर आपका वी नेट हो जाएगा 10 माइनस 5 एंड टोटल रेसिस्टेंस अगर देखें तो 3 एंड 7 ये 10 ओम आ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 5/10, तो ये आपका 1/2 या 0.5 एम्पियर आ गया। ये 0.5 एम्पियर आ गया एंड डायरेक्शंस इज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ है। तो ए से बी की तरफ डायरेक्शंस है, तो पहला 0.5 एम्पियर, ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मिनिमम वेवलेंथ of X-ray produced by an electron accelerated through a potential difference of V volts is proportional to। अगर देखें तो एक्सरे वाले में दो तरह का होगा, एक कंटिन्यूस एक्सरे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे में अगर देखें तो ये हमारा कूलीज ट्यूब होता है एंड यहाँ पर एक टारगेट है एंड यहाँ पर एक फिलामेंट है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसको हम एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज के बीच में एक्सेलरेट करते हैं एंड अगर ये V है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उसकी एनर्जी EV है। अब जब ये टारगेट पर फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में लॉसेज होती है, ए पार्ट ऑफ द लॉस एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर पूछा है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस द मिनिमम वेवलेंथ, तो कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ तब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी एनर्जी है वो सारा का सारा एक्सरे में कन्वर्ट हो गया है। तो आप लेमडा मिनिमम या लेमडा कट ऑफ की वैल्यू को HC अपॉन टोटल एनर्जी EV लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हाफ एनर्जी लॉस होता तो यहाँ पर EV/2 लिखते तो वो उससे बड़ा हो गया, या 1/4 ऑफ द एनर्जी लॉस हो रहा है तो यहाँ EV/4 लिखते। तो मिनिमम वेवलेंथ तभी होगा जब ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स के पास जितनी एनर्जी है वो सारा एक्सरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है V प्रोपोर्शनल है, तो ये जो लेमडा मिनिमम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये V हमारा वोल्टेज है, तो इसके बेसिस पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations, unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply are अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसमें से कौन सा एरर होगा ये आपको आंसर करना है। अगर देखें इसमें तो जो इंस्ट्रूमेंटल्स एरर है वो इंस्ट्रूमेंटल्स एरर, जैसे आप जीरो एरर करते हैं वो पॉजिटिव या निगेटिव है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स का फॉल्ट होगा कि अगर आपका वर्नियर स्केल की जीरो, मान लीजिए मेन स्केल की जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो उस केसेस में जो एरर होगा दैट विल बी द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। एंड पर्सनल एरर में आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रीडिंग हमने लिया है उसमें एरर है, तो इस तरह का एरर होगा। लिस्ट काउंट एरर भी इसी टाइप की हो जाएंगे। तो अनप्रेडिक्टेबल एरर श्योरली रैंडम एरर के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब जो अनप्रेडिक्टेबल एरर है इन वोल्टेज एंड सप्लाई दैट इज द रैंडम एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट्स में एरर हो सकता है, यूजुअली जीरो एरर हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है उसमें। पर्सनल एरर, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो ये रैंडम एरर्स की कैटेगरी में ही आएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि फॉर ए यंग्स डबल स्लिट वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है।
For a Young's double slit experiment, two statements are given below. If screen is moved away from the plane of the slits, angular separation of the fringe remains constant. तो अगर देखें, ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये आपका स्लिट विड्थ है एंड दिस इज द स्क्रीन एंड यहाँ पर डी है, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशंस है एंड अगर किसी पॉइंट पर जाएं तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस है एंड यूजुअली पार्ट डिफरेंस को हम डी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो सेंट्रल लाइन बना रही है वो वाली लाइन ये थीटा है एंड मैक्सिमा के लिए इसको एन लेम्डा लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो कह रहा है इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द एंगुलर सेपरेशन, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू लेम्डा बाई डी हो जाएगा। तो एंगुलर सेपरेशन जो है यानी कि दो मैक्सिमा या दो कंजक्टिव मिनिमा के बीच का सेपरेशन जो है वो एंगुलर फॉर्म में लेम्डा बाई डी लिख सकते हैं। इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे, तो आप अगर डी को चेंज कर रहे हैं तो उससे एंगुलर सेपरेशन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन। तो इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये आप सही बोल सकते हो इसको, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन जो है दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेपरेशन। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो सकता है। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेज। लेकिन अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, यहाँ पर अगर वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ेगा, लेकिन ये कह रहा है कि लार्जर वेवलेंथ के लिए एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज करेगा, तो ये गलत हो गया। एंगुलर सेपरेशंस लेम्डा पर डिपेंड करता है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो एंगुलर सेपरेशन इंक्रीज करेगी, लेकिन जो स्लीट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो वो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, या फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ए बुलेट इज फायर फ्रॉम गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही फार्मूला बेस्ड है कि आपका यहाँ पर अगर हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया है थीटा एंगल पर, तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है एंड मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ पर u की वैल्यू 280 है, तो दैट इज 280 मल्टीप्लाइड बाय 280 एंड साइन 30 1/2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा एंड 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू को 9.8 लेने के लिए बोल रहा है, तो ये 9.8 हो गया। तो अगर देखें यहाँ से 4 एंड इसको 70 लिख सकते हैं एंड एक जीरो कर दें तो 700 एंड यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड एक जीरो नहीं 2 एंड 10 हो जाएगा, तो ये 1000 मीटर आ गया। तो दैट इज 1000 मीटर। इसमें कुछ नहीं है, आपका फोर्थ ऑप्शन फार्मूला बेस्ड। थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है। ए कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सी। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, ये सिंक है। तो यहाँ पर ये भी आपका फार्मूला बेस्ड है। कार्नोट इंजन में देखें तो ये एक सोर्स है, यहाँ से हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं थ्रू द वर्किंग सब्सटेंस एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट सिंक को सप्लाई, लोअर टेम्परेचर वाले को सप्लाई करते हैं।
एंड ये हमारे लिए कुछ वर्क करता है। तो हीट इंजन का वर्क डन इज द आउटपुट, एंड जितना वो हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से वो हमारा इनपुट है। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी को देखें तो दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, एंड इसको आप Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, तो दैट इज Q1। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एंड कार्नोट इंजन के लिए Q2 upon Q1 will be temperature of the lowest, temperature of the highest। तो यहाँ पर आप एफिशिएंसी कार्नोट इंजन के लिए आप 1 माइनस ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो एफिशिएंसी 50% दिया हुआ है, यानी कि दैट इज द 1/2 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक पता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स पता है आपको, दैट इज 3 to 7 डिग्री सी। एंड इसको अगर आप 273 यहाँ पर ऐड कर दें तो ये 600 K हो जाएगा। तो दिस इज 600 K। इससे आपका सिंक की टेम्परेचर 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 600 आ जाएगा। तो ये 300 K हो गया, 300 K हो गया। इसमें 273 फिर से माइनस कर दीजिए तो ये 27 डिग्री सी आ जाएगा। तो लोएस्ट टेम्परेचर इज 27 डिग्री सी। ये भी फार्मूला बेस्ड है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, और सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सॉप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोप सॉल्यूशन इज नियरली। तो अगर आप देखें एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आपका वर्क डन या सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड मल्टीप्लाइड बाय ए। एंड यहाँ पर सोप बबल है तो उसमें 2 फ्री लेयर्स होते हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.03 दिया हुआ है, एंड 4 पाई आर की वैल्यू देखिए कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो दिस इज द 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 पाई एंड इंटू 2, तो ये हो गया 32 पाई एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.03 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -4। ये 100 अगर हो जाए तो 100 को 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पॉइंट ये आ सकता है, मतलब ये नियरली 100 है। तो दैट इज फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो आप इस तरह का फार्मूला लगा सकते हैं कि एक्टिविटी इज इक्वल टू ओरिजिनल एक्टिविटी एंड डिवाइडेड बाय 2 to the power n, n वेयर इज द नंबर ऑफ हाफ। एंड अगर टोटल टाइम देखें तो दैट इज नंबर हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में 1/16 लेने के लिए बोल रहा है, यानी कि दिस इज 1/16 इक्वल टू a नॉट एंड 2 to the power n, एंड इसको आप a नॉट एंड 2 to the power 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब n की वैल्यू 4 हो गया। तो यहाँ से जो टोटल टाइम है दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड इज 20, तो ये आपका 80 मिनट आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग से रिलेटेड है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल। तो अगर देखें आपका स्प्रिंग के केसेस में, अगर यहाँ पर इसकी स्ट्रेचिंग x है
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो ये U है पोटेंशियल एनर्जी जब उसकी स्ट्रेचिंग 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख देते हैं। एंड पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है हाफ के जब 8 सेंटीमीटर हो गया, तो इसको हम 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ के एंड 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 64 हो गया, तो ये 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 16 64 हो जाएगा। एंड हाफ ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये 16U हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 16U। नेक्स्ट, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। अगर देखें तो इसमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ये 3 एंड 3 पैरेलल में है, तो इसकी इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये रेसिस्टर का जस्ट उल्टा है। एंड 6 एंड 3 सीरीज में आ गया, तो 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 6 + 3 लिखेंगे, तो ये आपका 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफैराड आ गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा 2 माइक्रोफैराड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। हाफ डिस्टेंस ये बोल रहा है, मीन्स अगर यहाँ पर देखें तो हम टोटल डिस्टेंस को 2d मान लेते हैं, तो ये हाफ डिस्टेंस हुआ, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस d हुआ, एंड यहाँ पर वेलोसिटी v है और यहाँ पर वेलोसिटी 2v है। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम एवरेज स्पीड देखें तो दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा लिखेंगे। एंड अगर इसमें ये वाली में t1 टाइम है, यहाँ पर टाइम t2 है, तो आप टोटल टाइम को t1 एंड प्लस t2 लिख सकते हैं। एंड t1 हो जाएगा d/v एंड प्लस t2 हो जाएगा d/2v। तो दिस इज 2v एंड 3d, so v average will be equal to total distance is 2d and total time is 3d divided 2v। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 4v/3। ये आपका एवरेज स्पीड 4v/3 आ जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of the same mass and radius about the axis। अब अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि आप ये एक बॉडी है, इसमें डिफरेंट मास है m1 m2 एंड सो ऑन, एंड ये एक्सिस है, ये r1 है, ये डिस्टेंस r2 है एंड सो ऑन, ऐसा है। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम m1 r1 स्क्वायर एंड प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन ऐसा निकालते हैं। लेकिन सपोज करिए कि इसकी टोटल मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है एंड सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यानी टोटल मास की डिस्टेंस कंसंट्रेटेड के है, तो हम I डैश इक्वल टू m² स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए देखें तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/5 mr²। आपको इसको m² ऑफ द सॉलिड स्फीयर, तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए हमने रेडियस ऑफ गायरेशन लिखा है। एंड अगर हॉलो स्फीयर हो तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू m के
हॉलो सॉलिड स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर उस दोनों की रेशियो को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 3/5 इक्वल टू के सॉलिड का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय के हॉलो रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसका अगर स्क्वायर हटा देंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर विल बी इक्वल टू 3/5 का अंडर रूट। अब यहाँ पर 3/5 तो है लेकिन रूट नहीं है, तो या तो उसको क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ स्क्वायर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लिखना चाहिए, या नहीं तो ऑप्शंस में रूट देना चाहिए। ये तभी सही हो सकता है, वो उसके एरर है। या तो यहाँ पर रूट दे, यहाँ पर स्क्वायर लिखना चाहिए उसको। तो ये क्वेश्चंस का एरर है। अदरवाइज रेडियस ऑफ गायरेशन के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसको एम के स्क्वायर के इक्वल करिए, जो भी के का वैल्यू आ रहा है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दैट एक्सिस। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि टू बॉडी ऑफ मास m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0. इस दोनों के बीच में जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप सिंगल मास के कारण देखें, सिंगल मास के कारण r डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज gm/r², एंड मास अट्रैक्टिव है ओनली, इसीलिए डायरेक्शंस इधर होगा। एंड अगर ये m मास r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है दैट इज -gm/r, ऐसा लिखते हो। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक मास m है और एक 9m है और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो हमें उस पॉइंट्स पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है। तो मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है और इस मास से फील्ड की वैल्यू 0 है। ये इस मास से x डिस्टेंस पर है और इस मास से r - x डिस्टेंस पर है। तो पहले हमें x फाइंड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम इसको 1 से डिनोट कर देते हैं तो इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, लेट दैट इज द E1, एंड इसको 2 से डिनोट कर देते हैं तो ये E2 होगा, जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्शंस को इंडिकेट किया है। अब अगर ये E1 इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो वहाँ पर नेट फील्ड 0 हो जाएगी। तो कंडीशन फॉर द नेट फील्ड 0 के लिए हम लिखेंगे E1 इक्वल टू E2, यानी कि GM divided by x square will be equal to G9m and whole divided by r minus x का होल स्क्वायर लिखेंगे एंड दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो आपका g and m तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो ये 1/x विल बी इक्वल टू 3/r minus x। तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो गया r minus x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया r/4। अब x का वैल्यू अगर r/4 आ गया है तो हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू 0 है। तो अगर हम पोटेंशियल निकालें तो v विल बी इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाय x मीन्स r/4 एंड -g9m एंड डिवाइडेड बाय r - x। तो r - x करेंगे अगर तो r - r/4, तो दैट विल बी इक्वल टू 3r/4। तो यहाँ पर डिस्टेंस आप 3r/4 ले सकते हैं। तो दिस इज 3r/4। तो यहाँ से 3 को कैंसिल कर दिए एंड तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 4, तो ये -16 gm and whole divided by r आ जाएगा। So potential at a point where the gravitational field is 0 is -16 gm/r। तो ये ऑप्शंस हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट,
ये आपका फ्लूइड का क्वेश्चन है। वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर आप फर्स्ट देखें तो प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड दूसरा देखें अगर हाइजेंस प्रिंसिपल्स, तो ये आपको हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो वेव्स में वेव को एनालाइज करता है, वेव फ्रंट को आपको एक्सप्लेन करता है। तो ये तो आपका वेव से रिलेटेड हो गया। एंड थर्ड बर्नौलीज प्रिंसिपल इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। एंड अगर वेंचुरी मीटर को थोड़ा देख लें यहाँ पर, तो दिस इज, ये आपका वेंचुरी मीटर है। एंड ये इसका आंसर वैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल्स होगा, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। एंड ये रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड्स को मेजर करता है वेंचुरी मीटर। एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो। एंड उसके हिसाब से किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो प्रेशर एनर्जी है एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होता है। एंड हॉरिजेंटल है तो ये वाला टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर को आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, यानी कि जितना प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा। तो दिस वेंचुरी मीटर एक्चुअली वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये स्टेडी फ्लो एंड नॉन विस्कस लिक्विड के लिए होता है। तो स्टेडी फ्लो एंड नॉन विस्कस लिक्विड के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वर्क्स, वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं an AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। अब अगर देखें ये आपका कैपेसिटर है एंड यहाँ पर आपने AC सोर्स लगा दिया। तो अगर यहाँ पर XC की वैल्यू देखें, ये 1/ओमेगा-C या 1/2 पाई एंड फ्रीक्वेंसी C लिख सकते हैं। अब अगर देखें यहाँ पर, तो ये कह रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो XC बढ़ेगी, एंड XC बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये गलत हो गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, तो यहाँ पर तो इंक्रीज कर रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो XC तो बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज। अब अगर देखें तो ये हमारा कंडक्शंस करंट है एंड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, एंड किसी भी टाइम में आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शंस करंट के बराबर होगा, एंड इसको आप सप्लाई वोल्टेज अपॉन XC लिख सकते हैं। तो XC इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्शंस करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों कम होगा, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी कम होगी एंड कंडक्शंस करंट भी कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज, ये भी इंक्रीजेज वाली ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो डेटा है मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ कि दिस इज 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर।
What is the radius of the third allotted orbit of radius of the innermost orbit of the hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. तो what is the radius of third allotted orbit of the hydrogen atom, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है. एंड इसमें कुछ नहीं है, आप अगर रेडियस का फार्मूला देखें तो दैट इज द आर नॉट एन स्क्वायर जेड, जहां पर आप आर नॉट को इनर मोस्ट या बोर रेडियस बोलते हैं. दिस इज इनर मोस्ट ऑर्बिट रेडियस और बोर रेडियस, उसकी वैल्यू दिया हुआ है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलॉटेड ऑर्बिट, तो अगर हम थर्ड अलॉटेड ऑर्बिट का देखें तो दैट विल बी आर नॉट एंड इंटू 3 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के लिए 1 लिखेंगे. एंड यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू 5.3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 11 दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाइड बाई 9 लिखेंगे. तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 9 5 45 तो ये 47.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 एंड आंसर एंगस्ट्रम में है, तो ये 4.77 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आ सकता है. तो दिस इज योर एंगस्ट्रम. तो 4.77 एंगस्ट्रम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, ये इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है. ये कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सी इज 2 ओम and 6.8 ohm at 80 degree C. The temperature coefficient of resistance of the wire is. तो अगर यहाँ पर देखें तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस है उसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं दैट इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली फिट करें तो दिस इज 6.8 एंड दैट इज 2 एंड 1 प्लस अल्फा एंड डेल्टा टी की वैल्यू 0 से 80 है, तो दिस विल बिकम्स द 80. तो इसको डिवाइड कर दें तो ये 3.4 एंड 1 को इधर ले आए तो दैट इज द अल्फा एंड मल्टीप्लाइड बाय 80, तो ये हो जाएगा 2.4 एंड डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू अल्फा. तो ये कितना हो गया 8, 10 एंड 0.3. So that alpha यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0.03 ओम पर डिग्री सी, ऐसा लिख सकते हैं. तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो गया, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. 3 इंटू 10 पावर फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर.